Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to SSCT Degree College. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक जो था वो हमने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे स्किप कर दिया था। तो वो टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इस टॉपिक को अपना रिकवर करते हैं कि किस तरह से प्लांट हार्मोन वर्क करते हैं और एग्जैक्टली प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं। तो टॉपिक का नाम हमारे है प्लांट हार्मोन। चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट है ये। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उनका इफेक्ट किस पे होता हो? उनकी ग्रोथ पे, प्लांट की ग्रोथ पे और प्लांट की डेवलपमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है जिन केमिकल सब्सटेंसेस का, उन केमिकल सब्सटेंसेस को फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स, ये फाइटो की जो आपके पास स्पेलिंग लिखी हुई है, फाइटो का मतलब ही क्या होता है? प्लांट। तो यहाँ पे फाइटो भी बोल सकते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट करते हों, चाहे उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हों या प्रोमोट कर रहे हों। इनहिबिट मीन्स रोक रहे हों, प्रोमोट का मतलब या उसकी ग्रोथ में इजाफा कर रहे हों। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। या इसकी डेफिनेशन में एक चीज़ और कह सकते हैं, अननेचुरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, दैट एक्ट टू कंट्रोल द प्लांट एक्टिविटीज़, जो क्या करें, प्लांट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखते हों, चाहे उसकी लेंथ को इंक्रीज करना हो, उसके विड्थ को बढ़ाना हो, उसके अंदर जो भी अंदर मेटाबॉलिज्म वर्क हो रहा है, परमिएबिलिटी को देखना, ये सब जो है वो नेचुरल कोई ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद हो जो क्या करता हो, उसकी इन तमाम चीज़ों को ओवरकम कर रहा हो, इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल रख रहा हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। They are produced in one part of the plant and then transported to the other. ये क्या होते हैं? एक पार्ट के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं और दूसरे पार्ट्स में ये जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो प्लांट कैसे चीज़ को सेंस कर सकता है, कैसे महसूस कर सकता है कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ लेके जाना है ब्लड को, कहाँ बॉडी में पेन हार्मोन रिलीफ हार्मोन को रिलीज़ करना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमारे अंदर, तो एक नर्वस सिस्टम मौजूद है, तो हम फ़ौरन से रिसेप्ट करते हैं हमें कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारा नर्वस सिस्टम फ़ौरन मैसेज पहुंचाता है और हमारी बॉडी में वो हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इनके पास तो ऐसा नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो इनके पास कौन सा सिस्टम मौजूद होता है? इनके पास ये हार्मोनल सिस्टम मौजूद होता है, जो क्या कर रहा होता है, जो डायरेक्ट जहाँ पर भी ज़रूरत होती है तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है और उस जगह पर पहुँच जाता है। ये एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रोड्यूस हो रहा होता है ये हार्मोन, और कहाँ जा रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाया जा रहा होता है। वेयर दे इनिशिएट द रिस्पॉन्स, और जहाँ पर ये क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। किसी भी जगह जो भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना होता है, ये प्लांट क्या कर रहे होते हैं, ये हार्मोन्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिधर आपको क्या करना होता है, रिस्पॉन्स शो करना होता है, ये वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या हैं? दे आर रिक्वायर्ड इन अ माइन्यूट कंसनट्रेशन, ये बहुत लिमिटेड और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो माइन्यूट कंसनट्रेशंस में रिक्वायर्ड होते हैं। प्लांट हार्मोन्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय फॉलोइंग वेज, प्लांट हार्मोन्स कुछ वेज के थ्रू जो है वो अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं, वो ये वेज हैं। ऑल्टरिंग जो जीन एक्सप्रेशन, या तो क्या किया जाए, आपका जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो जीन एक्सप्रेशन, आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि किस तरह से डीएनए की कॉपी जाती है, किस डीएनए की जो कॉपी है आपके पास किस में कन्वर्ट हो रही होती है, आरएनए में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसी तरह और आरएनए क्या काम कर रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है। तो डीएनए का जो कोड होता है, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह बाहर आती है, वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में बाहर आ रही होती है, और क्या कन्वर्ट बना रही होती है, प्रोटीन बना रही होती है, और यही प्रोटीन डिफरेंट वर्क करवा रही होती है आपकी बॉडी में। तो इस प्रोटीन की जो नेचर है, जो कंडीशन है कि इसके ऊपर कोई हार्मोन इफेक्ट करेगा, वो हार्मोन कोई ज़्यादा क्वांटिटी में भी इफेक्ट कर सकता है, लो क्वांटिटी में भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे कि उस प्रोटीन पे कितना अमाउंट जो है वो चाहिए।
तो ये इस तरह से ऑल्टरिंग ऑफ जीन भी कर सकता है, कम या ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकता है जीन पे हार्मोन के इफेक्ट की। एक्टिवेटिंग द और इनहिबिटिंग द एंजाइम, ये हार्मोन क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एक्टिवेट कर सकते हैं एंजाइम को कि वो वर्क प्रॉपरली कर सके, या जिस जगह एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है उस जगह एंजाइम की क्वांटिटी को ये स्लो डाउन या इनहिबिट भी कर सकते हैं कि अब यहाँ ज़रूरत नहीं है तो ये हार्मोन रिलीज होना चाहिए, तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। अगर जिस जगह एंजाइम की ज़रूरत है तो वो हार्मोन रिलीज होगा और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स, अब मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि ये आपका एक सेल है। सेल आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि हर मॉलिक्यूल को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब एक मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर जाना है बट उसे इजाज़त नहीं मिल पा रही इस मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि मेम्ब्रेन की क्वालिटी है कि वो सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए किसी एक दरवाजे की इजाज़त की ज़रूरत होगी। वो इजाज़त कौन देगा, वो इजाज़त देगा एक हार्मोन, इजाज़त देगा कि अब तुम अपनी परमिएबिलिटी को हटा दो और इस मॉलिक्यूल को अंदर जाने दो क्योंकि ये आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये इजाज़त कौन देगा, ये हार्मोन इजाज़त देगा, तभी ये परमिएबल जो है वो मेम्ब्रेन, इसकी परमिएबिलिटी हटेगी, थोड़ी देर के लिए उस जगह से परमिएबिलिटी ख़त्म होगी और ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से वो क्या होगी, परमिएबल हो जाएगी। वो हार्मोन का काम खत्म हो जाएगा, हार्मोन वापस से उसमें अब ऐसा हार्मोन रिलीज किया जाएगा जो उसकी परमिएबिलिटी को वापस ले आएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, परमिएबिलिटी को मेम्ब्रेन की बदल सकते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और कुछ जो है वो उसकी परमिएबिलिटी को खत्म कर देंगे कि ताकि मॉलिक्यूल अंदर बाहर आना जाना कर सके। तो ये एक स्पेसिफिक हार्मोन ही करवा सकेगा, कंडीशन उसके अंदर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ जो है वो एक हार्मोन करेगा, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद चलते हैं प्लांट हार्मोन्स। आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा होता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है। सेकेंड हार्मोन आपके पास जो होगा वो बताती हूँ मैं आपको। प्लांट ग्रोथ जो प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं उनमें आपके पास 4 तरह के हार्मोन्स आते हैं। ये सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, प्रोमोट कर रहे होते हैं। जबकि एक हार्मोन ऐसा होगा जो कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होगा, उसकी ग्रोथ को रोक रहा होगा, वो भी बताऊंगी अभी आपके पास कौन सा है। पहला आप सुन लें प्रोमोटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ऑक्सिन प्रोमोटिंग हार्मोन है, ऑक्सिन्स, काइंडली फोकस्ड कीजिएगा, मैं ऑक्सिन्स कह रही हूँ। उसके बाद जिब्रेलिन्स कह रहे हैं, और थर्ड वन इज साइटोकाइनिन्स एंड द फोर्थ वन इज ईथीन। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, प्रोमोट करते हैं। जबकि एक हार्मोन इसमें ऐसा आएगा जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होगा, ये लिखा है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो आपके पास होगा एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगा। ऑक्सिन्स पढ़ते हैं, आज का टॉपिक इंशाल्लाह हमने ऑक्सिन्स पे कवर करना है। ऑक्सिन थोड़ा सा ब्रीफ है तो इसीलिए हमें ऑक्सिन में टाइम लग सकता है। द टर्म ऑक्सिन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ऑक्सिन जो है इसका जो नेम है, यही जो टर्म ड्राइव हुई है वो एक वर्ड से ड्राइव हुई है जिसका नाम है ऑक्सिन। लेट मी यूज पॉइंटर, ओके, ऑक्सिन नाम है, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू ग्रो और इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज करना किसी चीज को। तो ऑक्सिन का की टर्म का मतलब ही यही है। दिस इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, ये पहला हार्मोन है प्लांट का जो कि डिस्कवर्ड हुआ है। इससे पहले अभी तक कोई हार्मोन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, सबसे पहले यही हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ है। दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में खासी जो है वो इंपॉर्टेंस दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल। Both natural and synthetic auxins first revealed by the Fritz von Wendt। अच्छा, दो तरह के ऑक्सिन्स हैं, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। एक है नेचुरल ऑक्सिन, दूसरा है आपके पास सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन्स क्या होंगे, जो प्लांट के अंदर नेचुरली पाए जाते होंगे, जबकि आपके पास सिंथेटिक क्या होंगे, जो हमें बाहर से हम प्रोवाइड कर रहे हो, जो हमारे पास लैब में सिंथेसाइज हो रहे हो। और ये कौन, किसकी वजह से, कौन फर्स्ट इन एंजाइम्स तक पहुंच सका, वो फ्रिट्ज वेंट हैं, और वो पहुंचे थे 1926 के अंदर इस हार्मोन तक। अब ऑक्सिन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ ऑक्सिन मौजूद है, ये पर्पल कलर का जो हार्मोन है ये ऑक्सिन है। अभी इस वक्त जो सन है वो किस किधर मौजूद है, इस प्लांट की टिप पे मौजूद है, तो ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। अब
जब आपके पास ये प्लांट इस तरफ मूव कर रहा है तो आपके पास जितना भी ऑक्सीजन है वो इसके ओपोजिट मूव करना शुरू करेगा और उस साइड पे ग्रोथ होगी। यहाँ देखो अब ये थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर रहा है, सूरज और दूर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और प्लांट इसी वजह से क्या होगा, शूट में इजाफा हो जाएगा, उस शूट की लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो जहां जहां ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी शूट इंक्रीज वहीं से होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से शूट इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हो रहा है सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग, वो तेजी से उस शूट में चेंज हो रहा है। अच्छा जी, IAA मॉलिक्यूल्स कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से ये मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन्स का एक पार्टनर है। ठीक है, ऑक्सीजन्स का ही क्या है, एक पार्टनर है IAA। और ये क्या काम करवाता है, ये आपके पास इस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन का जैसे पार्टनर कहूँगी कि ऑक्सीजन की टाइप में ही आता है ये आपके पास जो है वो नेचुरल ऑक्सीजन की फॉर्म में होगा कि कुदरती प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब आप इस डायग्राम को देखें, उधर भी यही बात थी और यहाँ पर भी यही है कि व्हेन सनलाइट इज ओवरहेडेड, जब सनलाइट जो है वो इसके सर पे मौजूद है, किसके, प्लांट के सर पे, तो द इंडोल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, जो इंडोल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है यानी कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की जो टाइप है वो क्या करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द शूट। अब जो एपिकल मेरिस्टेम के उस पर मौजूद हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम ने प्रोड्यूस किए हैं ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ये आपके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हर जगह ये ऐसे ही सीधे सीधे मौजूद हैं। Once the sunlight shines on the shoot, जब आपके पास क्या होगा, सनलाइट किस तरफ, अब शूट के ऊपर पड़ेगी, अब हेड के ऊपर नहीं पड़ी, अब साइड शूट पे पड़ रही है एट एन एंगल, और उसका एंगल क्या है आपके पास, एक किसी स्पेसिफिक एंगल से पड़ रही है। द इंडोल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स मूव टू द फार साइड, अब वो कहाँ मूव करेगा, वो आपके पास उसकी दूर वाली, उससे दूर जाना शुरू कर देगा, किधर, सनलाइट से दूर जाना शुरू कर देगा। एंड इंड्यूस द इलोंगेशन ऑफ द सेल ऑन दैट साइड, और किस तरफ आपके पास, अब इधर धक्का दे रहे हैं, धक्का देने की वजह से मॉलिक्यूल क्या करना शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि सनलाइट पड़ रही है तो वो इस तरफ जमा नहीं होंगे, अब वो जब जमा हो जाएंगे तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ जमा होना शुरू करेंगे तो ये आगे की तरफ धक्का देंगे, जब ये आगे की तरफ धक्का देंगे तो शूट इनकी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इलोंगेशन हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि सनलाइट इधर पड़ी है, ये मॉलिक्यूल उससे दूर भाग रहे हैं, दूर भागने की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं किसके ऊपर, शूट के ऊपर, जिसकी वजह से ये शूट आगे की तरफ बढ़ती है। सेल इलोंगेशन रिजल्ट्स इन द बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, तो फिर सेल इलोंगेशन होती है और उस तरफ इंक्रीमेंट होता है जहां पर सनलाइट मौजूद होती है। केमिकल नेचर ऑफ द ऑक्सीजन पे बात करते हैं। आपके पास जो ऑक्सीजन मौजूद है नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी हैं। एक नेचुरल ऑक्सीजन में आपके पास आ जाता है जो कि नेचुरली प्लांट्स में मौजूद होंगे, उन्हें नेचुरल ऑक्सीजन कहेंगे। 5 डिफरेंट टाइप्स है नेचुरली ऑक्सीजन की। एंडोजीनस भी कहेंगे क्योंकि ये प्लांट के अंदर बन रहे होते हैं। अकरिंग ऑक्सीजन फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर बन रहे होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, एंडोजीनस ऑक्सीजन भी कह सकते हैं इन्हें। तो कौन कौन से होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड जो अभी आप पीछे पढ़ के आ चुके हो, ये भी नेचुरल की एग्जाम्पल में आता है। फिर आता है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड के चौथे कार्बन पर क्या लगा हुआ होगा, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ होगा। फिर फिनाइल एसिटिक एसिड के फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग लगा हुआ होगा एसिटिक एसिड पे। इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ग्रुप लगा हुआ होगा ब्यूटायरिक एसिड के तीसरे कार्बन पर। और यहाँ पे प्रोपायोनिक एसिड के थर्ड कार्बन, यानी कि ब्यूटायरिक एसिड आपको पता है 4 वाला होगा और प्रोपायोनिक एसिड का मतलब 3 कार्बन वाले पे। तो इस तरह के आपके पास नेचुरल ऑक्सीजन के नाम हैं और इनके नाम आपके लिए कोई खास मायने नहीं रखते। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपने इनके सिंथेटिक के बारे में बताना है। अगर याद रखते हैं तो 2 नाम याद रख सकते हैं और इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड देनी है। सिंथेटिक ऑक्सीजन आपके पास जो है वो ऐसे हैं जो आपके पास बाहर से प्रोवाइड किए जाते हो, यानी कि जो लैब में बनाए जाते हो आर्टिफिशियली। ये भी 5 तरह के ऑक्सीजन बनाए जा चुके हैं अब तक लैब के अंदर। इंडोल प्रोपायोनिक एसिड, ये इंडोल प्रोपायोनिक एसिड है, ये लैब में बनता है। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, वहां देखा था तो इंडोल 3 प्रोपायोनिक एसिड था, या इंडोल 3 नहीं है, जस्ट प्रोपायोनिक एसिड है। या इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड नहीं है, या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है। या नेफ्थलीन एसिड है, वहां आपने फिनाइल पढ़ा था। ठीक है, नेफ्थलीन भी बेंजीन के रिंग से ही, 2 बेंजीन के रिंग होते हैं तो उसे नेफ्थलीन कहते हैं। यहाँ सिर्फ 2 बेंजीन रिंग है, वहां पर सिर्फ 1 बेंजीन रिंग था। यहाँ 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी
एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 क्लोरीन ग्रुप है, एक पहले वहाँ 4 पे लगा हुआ था क्लोरो, अब यहाँ 2 पे और 4 पे लगा हुआ है, यहाँ 2, 4 और 5 तीनों पे लगा हुआ है एसिटिक एसिड। तो ये आपके पास लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं, इन्हीं नेचुरल वालों के ऊपर ही कुछ चेंजेस करके इन्हें आर्टिफिशियल बनाया गया है। अच्छा, आइए अब रोल पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन क्या काम करवा सकता है। तो पहला काम तो उसका ये है कि ये एपिकल डोमिनेंस करवा सकता है। एपिकल डोमिनेंस होता क्या है, एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स। अब एपिकल क्या है, एपिकल आपके पास जो सबसे टॉप वाली बर्ड है उनकी बात कर रहे हैं, जो प्लांट की टिप पे मौजूद होते हैं उन्हें एपिकल और टर्मिनल बर्ड कहते हैं। ऑफ मैनी वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं, आर वेरी एक्टिव वाइल द लेटरल बर्ड रिमेन इनएक्टिव। ये आपके पास यहाँ इनएक्टिव आएगा, ठीक है। अब आपने देखा है जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें आपके पास जो लेंथ है प्लांट की, एपिकल रीजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बट लेटरल रीजन जो है वो इनएक्टिव रहता है। कि जब भी आपके पास ऊपर वाली ग्रोथ हो रही होती है, जब भी आपके पास हाइट इंक्रीज हो रही होती है, तो आपके पास विड्थ रुक जाती है। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रोमोट दी लेटरल बर्ड्स टू ग्रो। जब भी आपके पास अगर हमें ग्रोथ करवानी है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आगे एग्जाम्पल मौजूद है। इस तरह से होगा कि जब भी मैं क्या करूंगी, एक प्लांट बना देते हैं हम, लाइक दिस। ये मैंने एक छोटा सा प्लांट बनाया है जिसमें आपके पास क्या चीज मौजूद है, यहाँ पर जो है वो लेटरल बर्ड्स मौजूद है। मैं छोटी छोटी बर्ड्स अब बना रही हूँ, आप देख लें। ये आपके पास है क्या, लेटरल बर्ड्स मौजूद हैं। तो लेटरल बर्ड्स क्या करती हैं, जब भी मैं इस तरफ ऊपर वाली ग्रोथ करवा रही होती हूँ, ये वाली जब तक मेरे पास ग्रोथ चलती रहती है, तो मेरी ये लेटरल बर्ड्स वाली साइड ग्रोथ नहीं कर रही होती। प्लांट की लेंथ जब तक इंक्रीज हो रही होती है तो विड्थ इंक्रीज नहीं हो पाती। तो अब मुझे क्या करना है, अब जब मुझे उसकी लेंथ को रोकना है और मुझे उसकी विड्थ बढ़ानी है, या मुझे लेटरल बर्ड्स को बढ़ाना है और उसकी लेंथ को रोकना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस प्लांट की टिप को कट कर दूंगी। यहाँ से मैं इसकी टिप काट दूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन रुक जाएगी, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा, और अब ऑक्सीजन क्या होगा, सारी इन ब्रांचेस में जाके प्रोड्यूस करवा रहा होगा, और अब जो ग्रोथ होगी वो इन बर्ड्स की ग्रोथ होगी। इस वक्त जो ऑक्सीजन मौजूद था वो यहाँ पर मौजूद था, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर मौजूद प्रेजेंट था। तो अब क्या होता है, यहाँ जब ये मौजूद होता है तो ये सिर्फ ऊपर वाली ग्रोथ करवा रहा होता है, जो एपेक्स है उसको बढ़ा रहा होगा, लेटरल साइड को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी टिप को कट कर दूंगी तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करेगा, अब ऑक्सीजन यहाँ पे इन लेटरल साइड्स की ग्रोथ करवाने में हेल्प कर देगा, इस तरह। तो ये लेटरल बर्ड्स ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो रिमूवल ऑफ द एपिकल बर्ड, अगर मैं एपिकल बर्ड को रिमूव कर दूं, जो एपिकल वाली जो एपेक्स पे मौजूद है उस बर्ड को रिमूव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरी लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। Apical dominance is due to much higher oxygen content in the apical bud than lateral. अब apical dominance क्या है, apical dominance का मतलब यही है कि उसका apex dominance है, जो उसका एपिकल पॉइंट है, जो उसकी चोटी है प्लांट की, वो डोमिनेंट है, जिसकी वजह से वो लेटरल बर्ड को बढ़ने नहीं दे रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एपिकल को कट कर दिया, उसकी डोमिनेंस को ही कट कर दिया, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, मेरी लेटरल ब्रांचेस ग्रो कर जाएंगी। तो इसका एपिकल डोमिनेंस के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या करवाता है, एपिकल डोमिनेंस करवा रहा होता है। रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि पहले तो ये एपिकल डोमिनेंस कराता है, यानी कि एपिक्स की डोमिनेंस हो रही होती है, एपिकल रीजन डोमिनेंट होता है, वो बढ़ रहा होता है। लेकिन जब मुझे प्लांट में क्या करना है, एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है, कम करना है, तो हाई, अभी तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है डोमिनेंस पे, उस पे एपिकल रीजन पे, जब मुझे क्या करना है, एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है, रोकना है, तो मैं क्या करूंगी, उसके एपिकल रीजन को कट कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरी लेटरल ब्रांचेस ग्रो करेंगी। अब मेरे प्लांट की हाइट तो थी ही थी, अब विड्थ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ये मेरे पास क्या है, आपके एक शूट मौजूद है, एक टिप मौजूद है प्लांट की, ये एपिकल रीजन है, मैं सिखाऊंगी एपिकल रीजन है। ये सारी मेरे पास ब्रांचेस हैं, और ये आपके पास है लेटरल ब्रांचेस, ये है, ये मौजूद, ये बर्ड मौजूद, ये, और यहाँ पर, ठीक है।
ये बर्ड्स मौजूद हैं। ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है। नज़र आ रहा है आप लोगों को ऑक्सीजन? यहाँ पर देखो कितना सारा ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये ऑक्सीजन सिर्फ क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में जब यहाँ मौजूद है तो ग्रोथ भी कहाँ करवाएगा, ऊपर की तरफ करवा रहा होगा। ये प्लांट ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अब मुझे इस प्लांट की लेटरल साइड्स भी ग्रो करवानी है, इस प्लांट की ब्रांचेस भी ग्रो करवानी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस रीजन को ही कट कर दूंगी। ये ऊपर का रीजन जो है ये कट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां से जितने भी हार्मोन्स होंगे वो कहां चले जाएंगे, वो इधर बढ़ना शुरू कर देंगे। अब वो इधर ब्रांचेस को बढ़ा देंगे। तो जो बर्ड्स यहाँ पहले मौजूद ही नहीं थी, अब वो बर्ड्स क्या हो जाएंगी, ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो पहला काम क्या हो गया, एपिकल डोमिनेंस। सेकेंड वर्क क्या है इसका, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। सेल को डिवाइड करवाने में और सेल को इलोंगेट करवाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये दोनों काम करता है। आपने देख लिया, एपिकल रीजन को भी इंक्रीज कर रहा होता है, एपेक्स को बढ़ाता है, शूट और रूट की इंक्रीमेंट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है प्लांट की, वेस्कुलर बंडल्स, उनको भी बढ़ा रहा होता है। कैम्बियम सेल्स को एक्टिवेट करके उनको भी बढ़ाता है, क्योंकि ये एक हार्मोन है। ये जब तक कि कैम्बियम सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, प्राइमरी जाइलम याद आया आपको, प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनता है, तभी उसकी जो है वो ग्रोथ बढ़ती है। तो वहां पर भी हमने ऑक्सीजन का जिक्र किया था कि जब तक कि ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, इसके अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम की एक्टिविटी या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा। तो ये हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है कैम्बियम सेल्स को, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होती है। Oxygen stimulates the wall losing factor, for example, elastin, to lose a cell walls. ये किस तरह से ये ऑक्सीजन करता क्या है, सेल इलोंगेशन में डिवीजन तो हो गई, कैम्बियम सेल्स बन गए। अब सेल इलोंगेट कैसे होगा, सेल इलोंगेट होने के लिए सेल, अगर सेल में हम ज़्यादा पानी भरते रहेंगे तो सेल तो एकदम होगा, इलोंगेट नहीं होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल इलोंगेशन नहीं हो पाएगी, सेल बर्स्ट हो जाएगा। जब आपने फेजेस ऑफ ग्रोथ पे पढ़ा था तो फॉर्मेटिव फेज था, इलोंगेटेड फेज था, मैच्योरेशन फेज। तो इलोंगेशन फेज में क्या होता है, सेल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब सेल का जो साइज बड़ा हो रहा है, उसमें पानी जा रहा है, इसकी वजह से उसका सेल का साइज बड़ा हो रहा है, फिर उसके गिर्द हायर वॉल्स बन रही है, जिसकी वजह से वो बड़े साइज का सेल बन जाता है। यहाँ क्या होगा आपके पास, ये ऑक्सीजन क्या करवा रहा होता है, उस सेल के अंदर जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, सेल वॉल की लूज होने का काम करता है। अगर सेल वॉल लूज नहीं होती और पानी मुसलसल भरता रहेगा तो सेल तो बर्स्ट हो जाएगा, तो मेरा सेल इलोंगेशन तक नहीं पहुंचेगा, मेरा सेल डेथ तक पहुंच जाएगा। तो सेल को डेथ पे नहीं पहुंचाना, सेल को इलोंगेट करवाना है। इलोंगेट करने के लिए किसी चीज में इलास्टिसिटी होना जरूरी है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और इसमें इस सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगी। तो क्या करता है, सेल वॉल्स को लूज करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, उसको लूज कर देता है। If जिब्रेलिन is present along with the oxygen, अगर क्या हो, जिब्रेलिन भी मौजूद हो ऑक्सीजन के साथ, the effect of cell division and cell elongation is stronger, तो जो काम वो 1 घंटे में हो रहा था, अब वो 15 मिनट में या आधे घंटे में होना शुरू हो जाएगा, वो काम तेजी से होना शुरू हो जाएगा। जब भी ऑक्सीजन और जिब्रेलिन एक पेयर की सूरत में काम करेंगे, एक साथ एक दूसरे की मदद करेंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। If oxygen and cytokinins present in equal क्वांटिटी, अगर आपके पास क्या हो, ऑक्सीजन और साइटोकाइनेंस जो है वो इक्वली वर्क कर रहे हो, इक्वल क्वांटिटी में मौजूद हो, एक दूसरे के साथ मौजूद हो, साथ क्वांटिटी में काम कर रहे हो, तो जाइलम के टिश्यूज जो हैं वो तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जाइलम आपके पास तेजी से बनना शुरू हो जाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन तेजी से होना शुरू हो जाएगी। तो इनिशिएशन ऑफ, थर्ड पॉइंट आपके पास है इनिशिएशन ऑफ रूट्स। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ द एडवांटेजियस रूट व्हेन अप्लाइड टू द कट बेस ऑफ स्टेम। अगर हम क्या करें, कट बेस से अप्लाई करें, जैसे मैंने एक प्लांट लिया है, अगर मैंने ये एक बेस से एक स्टेम तोड़ा था, यहाँ से मैंने किसी भी जगह से स्टेम तोड़ ली और उसको मैंने पानी में डाल दिया। पानी में मैंने थोड़े से जो ड्रॉप्स हैं वो ऑक्सीजन के भी डाल दी, जैसे आपने लैब में बनाया ना, वो वाला ऑक्सीजन आपने इसमें डाल दिया। अब डालते ही आपने क्या देखा, एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट में क्या फर्क है? एडवेंटिशियस रूट आपके पास ये स्टेम है तो हर जगह से निकल रही होगी, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट से निकल रही होगी, जबकि जो एडवेंटिशियस जो टैप रूट है आपके पास वो कैसी होती है, वो आपके पास पहले तो एक सीधी रूट यूं करके जा रही होती है और फिर उसमें से निकल रही होती है। ठीक है, एक मेन रूट होती है जिसमें से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, उन्हें टैप रूट कहते हैं। जो आपके पास बहुत सारी पूरा एक रीजन है, उसमें से अलग अलग जगह से हर तरीके से स्टेम निकल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो जब भी हम क्या करते हैं,
कट बेस को के ऊपर ऑक्सीजन को अप्लाई कर देते हैं तो वो एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ करवा देता है। फिर ये रूट आप निकाल कर किसी भी प्लांट पे लगा दें तो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। एब्सेशन, एब्सेशन क्या होता है? इन मेच्योर लीव्स, जब लीव्स मेच्योर हो जाते हैं, एंड फ्रूट्स, दोनों की बात करें, लीव्स की और फ्रूट की, व्हेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिमिनिशेस, कि जब आपके पास क्या हो, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन रुक जाए, a layer of thin walled cell is formed at the base of the petiole and stalk of fruit। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक पतली सी लेयर बन जाती है किसके दरमियान? स्टॉक, स्टॉक यानी वो बड़ी डंडी जिसपे पत्ता या फ्रूट लगा हुआ है, उसके दरमियान और हमारे फ्रूट के दरमियान एक लेयर बन जाती है जिसे एब्सेशन लेयर कहते हैं या एब्सेसिक लेयर कहते हैं। ये लेयर का नाम लिखा हुआ कि वो लेयर का नाम क्या है, एब्सेशन लेयर है या एब्सेसिक लेयर है। वो लेयर क्या करती है? वो लेयर ऑक्सीजन की ग्रोथ को रोक देती है। जब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन रुक जाती है तो वो फ्रूट या फिर वो पत्ता वो गिर जाता है प्लांट से। जब तक के आपके पास क्या हो, ऑक्सीजन की ग्रोथ, ऑक्सीजन मिलता रहेगा उसको, वो अपनी जगह से, अपनी ब्रांच से लगा रहेगा फ्रूट, ठीक है, फ्रूट लगा रहेगा। जब फ्रूट के पकने का वक्त नज़दीक आता है तो प्लांट के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन क्या होगा? वो आपके पास होगा एब्सिसिक लेयर होगी, वो एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन रिलीज करेगा जो कि एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी किसके दरमियान? पेट्यूल और फ्रूट की स्टॉक के दरमियान। अब होना ये है कि जब वो लेयर बन जाएगी, अब वो लेयर क्या करेगी? ऑक्सीजन को उस तक पहुंचने नहीं देगी, फ्रूट तक, ठीक है। अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो वो फ्रूट अपनी जगह पे मजबूती से टिका नहीं रहेगा, और वो जब कोई भी हवा आएगी वो फ्रूट पका हुआ होगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ये एब्सेशन होता है, और ये प्लांट में खुद ब खुद आपने प्रोसेस देखा है कि प्लांट का पका हुआ फ्रूट खुद गिरता है, इसीलिए गिरता है कि अब उनके दरमियान जो है वो प्लांट, जैसे ही वो फ्रूट पकना शुरू हो जाता है, वो तैयार हो जाता है, तो प्लांट के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करवाता है? वो उसके दरमियान एक लेयर कर देता है। किसके दरमियान? उस स्टॉक के दरमियान और उस फ्रूट के दरमियान एक डंडी होती है, उस पर एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा होता। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो अपनी जगह पे मजबूती से टिका नहीं रहता, और वो क्या होता है? गिर जाता है प्लांट से, एंड कॉजेज द फॉल ऑफ लीफ एंड फ्रूट विद द स्लाइड जर्क, और हल्का सा भी हवा भी आएगी तो भी वो फ्रूट नीचे गिर जाएगा। कुछ इस तरह से ये आपके पास स्टॉक मौजूद है, और ये आपके पास वो पेट्यूल है जो क्या करती है? किसी भी फ्रूट को या पत्ते को कनेक्ट करके रखती है। यहाँ आपको एक थोड़ा सा नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एक लेयर बनना शुरू होती है, एब्सेशन जोन इज इनहिबिटेड। अब यहाँ एब्सेशन जोन आ जाता है और लीफ जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ग्रोथ ऑफ फ्रूट किस तरह होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस इन यंग एम्ब्रियो एंड प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ये ऑक्सीजन क्या होता है? यंग एम्ब्रियो के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी कि जब आपके पास जो सीड मौजूद है अंदर की तरफ, ये सीड होगा, सीड के ऊपर क्या मौजूद है? ओवरी मौजूद होती है। ये आपने देखा भी है, इस तरह से ओवरी, हमारी जो आप लोगों ने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ी थी, ये आपके पास फ्रूट बनाती है। ये ओवरी जो होती है ये फ्रूट क्रिएट करती है, जबकि ये अंदर वाली जो है वो सीड बना रही होती है। आपको ये बात मैंने बहुत पहले भी समझाई है चैप्टर नंबर 4 में। तो ये पूरा जो ओव्यूल है, ये आपके पास ये जो ओवरी है ये फ्रूट बनाती है, और अंदर जो उसके ओव्यूल मौजूद है वो सीड बना रहा होता है। तो ये सीड क्या कर रहा होता है? इस सीड के अंदर जब भी आपके पास ये सीड कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो आपके पास क्या मौजूद होगा? ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रूट की ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। फ्रूट जो है वो तेजी से बढ़ेगा, तेजी से उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी इस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। ओके, अब आ जाइए पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट सीड। फ्रूट का फॉर्म होना बगैर किसी सीड के, फॉर्मेशन के, कि यानी जो पहले आपने देखा ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद था, ओवरी फ्रूट बना रही थी, लेकिन जो सीड वाला पार्ट था, ओव्यूल जो सीड बना रहा था, अब इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इन फ्रूट्स के अंदर ये होगा कि फ्रूट तो बन जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। सीड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अंदर एक जैसे ही फौरन से एक हार्मोन रिलीज होगा, वो क्या करवा देगा? वो फौरन से फ्रूट की प्रिपरेशन करवा देगा। सीड में अभी तक भले ही वो सीड कन्वर्ट ना हुआ उसके अंदर, बट क्या होगा? यहाँ से एक मैसेज ट्रांसफर होगा, किसको मैसेज ट्रांसफर होगा? ओवरी को, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फौरन से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर ये जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ वो था। तो आपके पास ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रूट जो है बन जाए लेकिन उसके अंदर का सीड ना बने बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो उसे कहेंगे पार्थिनोकार्पी। ऑक्सीजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द पार्थिनोकार्पिक। अब ये ऑक्सीजन क्या करवा रहा होता है? ये पार्थिनोकार्पिक
फ्रूट या सीडलेस फ्रूट बनाने के काम आता है बाय रैपिडली डिवाइडिंग द सेल्स ऑफ ओवरी, जिसकी वजह से फौरन ओवरी के सेल्स बन जाते हैं, नया फ्रूट बन जाता है, लेकिन उसके अंदर सीड मौजूद नहीं होता। ये अक्सर हमने जो है वो किस में देखा है, ये हमने वाटरमेलन में भी देखा है कि अंदर ब्लैक कलर के उसके सीड मौजूद नहीं होते, सिर्फ अंदर फ्रूट बनता है। कुछ ऑरेंजेस में भी ये एग्जाम्पल देखने को मिली है, ऑरेंजेस के अंदर बीज नहीं है बट पूरा फ्रूट बना हुआ है। इसके अलावा जो आपके पास और भी एक दो एग्जाम्पल है उसकी, आप कहते हैं उसको पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी देखा गया है उसके अंदर भी बीच में फ्रूट नहीं, सीड मौजूद नहीं होता, पूरा फ्रूट होता है। लास्ट वन आपके पास क्या है इसका, डिले लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस कहते हैं एजिंग के प्रोसेस को। सेनेसेंस इज द प्रोसेस ऑफ द एजिंग। एजिंग का है कि मतलब प्लांट में बुढ़ापा जैसे आ जाए ना, कि प्लांट की एज कम होना शुरू हो जाती है, प्लांट में जो है वो लीव्स कलर से एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सिन क्या काम करता है, डिले द सेनेसेंस इन लीफ। ये प्लांट की जो ऑक्सिन क्या करवाएगा, एजिंग के प्रोसेस को कम करवाएगा इन लीव्स बाय प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द क्लोरोफिल इन लीव्स। तो किससे क्या करेगा ये ऐसा, ये जो क्लोरोफिल है लीफ के अंदर जो मौजूद क्लोरोफिल है उसकी डिग्रेडेशन को रोक देगा, कम कर देगा, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर देगा। डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि उसके तोड़ फोड़ के प्रोसेस को क्लोरोफिल के उसको रोक देगा, कुछ इस तरह से। पहले प्लांट हल्का सा छोटा सा होता है, फिर वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन, फिर और ब्राइटन ग्रीन, फिर पूरा डार्क ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स में जाता है। तो ये प्लांट की जो है वो एज दिखा रहे हैं कि प्लांट जो है वो डिग्रेड होता है। अब ये ऑक्सिन क्या करता है, ये ऑक्सिन इसकी टाइम पीरियड को, इसकी एज को कम कर देता है, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ा देता है, जबकि एज को कम करता है, इसकी सेनेसेंस के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, या मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो ऑक्सिन की कुछ खासियत थी, खुसूसियात थी कि ऑक्सिन ये काम कर सकता है। ऑक्सिन प्लांट की सेनेसेंस को रोक सकता है, कैसे रोक सकता है, डिग्रेडेशन कर देगा क्लोरोफिल की, तो जिसकी वजह से वो ऑक्सिन जो है वो आपके पास प्रिवेंट कर देगा डिग्रेडेशन को, क्लोरोफिल को टूटने नहीं देगा, क्लोरोफिल को बरकरार रखेगा, तो जिसकी वजह से उसमें बुढ़ापा देर से आएगा। तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह आगे वाला हार्मोन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।